हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्ट ब्रिज और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहा जाता है वहां तक एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है और नर्स्ट इक्वेशन हम लोग किसको कहते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड होने वाला है। ठीक है, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले लास्ट क्लास में जो भी हम पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, ताकि आप लोग को आज के लेक्चर समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। देखो, लास्ट क्लास में हम तुम लोग को सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताए थे। सॉल्ट ब्रिज, अगर हम सॉल्ट ब्रिज का बात करें तो सॉल्ट ब्रिज किसको कहा जाता है? ये एक इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब होता है जिसमें हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हैं। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्टली नहीं फिल किया जाता है, अगर पाउडर में मिक्स करके फिल किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज के बारे में, तो सॉल्ट ब्रिज का क्या क्या फंक्शंस था? पहला फंक्शन ये था कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो किसी भी सेल का इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है बाय मेंटेनिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या था? दूसरा इंपॉर्टेंस ये था कि दोनों हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंस क्या था? ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है, ये हम आप लोग को डिटेल में लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम ये बताए थे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या फिर व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। किसी भी सॉल्ट ब्रिज में अगर आप लोग को कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है? पहला कंडीशन तो भैया यही है कि इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट होना चाहिए, मतलब वो ना तो हाफ सेल के साथ में रिएक्ट करना चाहिए, ना ही हाफ सेल के इलेक्ट्रोड के साथ में रिएक्ट करना चाहिए। सॉरी, हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट के साथ भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए और हाफ सेल के इलेक्ट्रोड के साथ भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है? अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में 2 पार्ट होगा, एक केटायन और दूसरा एनायन। तो जो केटायन और एनायन है ना, उसका आयोनिक मोबाइलिटी सेम होना चाहिए। इसके बाद हम आप लोग को बताए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो वहां पे ये बताए थे कि जब भी किसी भी मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो वहां पे 2 तरह का टेंडेंसी डेवलप होता है। या तो इलेक्ट्रोड से मेटल आयन के फॉर्म में सॉल्ट सॉल्यूशन में चला जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये डेवलप होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का आयन इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट कर जाए, जिसके कारण इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम के टाइम पे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में एक पोटेंशियल डेवलप होगा, मतलब चार्ज का सेपरेशन होगा, और जहां पे भी चार्ज का सेपरेशन होता है वहां पे पोटेंशियल डेवलप करता है। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज का सेपरेशन होगा और वहां पे पोटेंशियल डेवलप करेगा, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे थे। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये 2 कारण के वजह से डेवलप हो रहा है। या तो इलेक्ट्रोड से मेटल आयन के फॉर्म में सॉल्ट सॉल्यूशन में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट का आयन जो है वो इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो 2 कारण के वजह से पोटेंशियल डेवलप किया, या तो ऑक्सीडेशन के वजह से या फिर रिडक्शन के वजह से। तो अगर पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के वजह से डेवलप हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन के वजह से डेवलप किया है तो उसको बोलोगे रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सिंपली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सिंपली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई से। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 2 कारण से डेवलप होता है ये भी बताए थे, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या? रिडक्शन। एक और था जिसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात करें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात करें तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से। और ये उस टाइम का पोटेंशियल है जब सेल का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, जो प्रेशर है वो 1 atm हो जाए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर हो जाए उस टाइम पे जो पोटेंशियल डेवलप करता है सेल में, उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और ये भी दो तरह का होगा, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के वजह से जो तुम्हारा पोटेंशियल डेवलप होगा उसको बोलोगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट ओपी से रिप्रेजेंट करेंगे। और रिडक्शन के वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम लोग ई नॉट आरपी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताए थे, किसी भी सेम मेटल रॉड के लिए ये ई नॉट ओपी और ई नॉट आरपी दोनों का वैल्यू सेम होता है, बस साइन बदल जाता है। जैसे अगर हम बात करें Zn इलेक्ट्रोड के लिए, तो Zn इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी ई नॉट आरपी का वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट होगा। ये बात याद रखना, किसी भी सेम मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का वैल्यू सेम होता है, बस डिफरेंस किस में आता है, तो डिफरेंस आता है साइन में। अब अकॉर्डिंग टू IUPAC जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी अगर आपसे ये बोल दे कि बताओ जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो आप लोग का जवाब सिंपल सा होना चाहिए, जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा माइनस 0.76 वोल्ट। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया, मतलब समझ जाओ वहां पे वो रिडक्शन पोटेंशियल का बात कर रहा है, क्योंकि IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से जो मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से बुलाते हैं। क्या मेरा बात यहां तक समझ में आ गया? हालांकि ये सारा बात हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में कर चुके हैं, आप लोग एक बार वो लेक्चर को देखोगे तो सारा बात समझ में आ जाएगा। यहां पे एक तो हम समरी के जैसा दे दिए ताकि आप लोग को लास्ट लेक्चर का थोड़ा थोड़ा बात याद आ जाए। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग को जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो शुरू में ही आप लोग को बता चुके हैं, उसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अब समझते हैं ये नर्स्ट इक्वेशन है क्या। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन हम लोग को एक रिलेशन देता है, और किसके किसके बीच रिलेशन देता है, तो ये हम लोग को रिलेशन देता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। तो नर्स्ट इक्वेशन एक रिलेशन देता है, किसके किसके बीच रिलेशन देता है, इट बेसिकली gives us relation between electrode potential जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम लोग E नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक और के बीच में रिलेशन देता है, वो कौन है तुम्हारा, कंसंट्रेशन और साथ ही साथ टेम्परेचर। तो ये तीन चीज के बीच का रिलेशन बताता है, उसी इक्वेशन को हम लोग नर्स्ट इक्वेशन के नाम से बुलाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये तीन चीज के बीच रिलेशन हम लोगों को देता है नर्स्ट इक्वेशन। अब देखो नर्स्ट इक्वेशन क्या है ना, इसको डिराइव करने से पहले थर्मोडायनेमिक्स का एक इक्वेशन याद होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन है जो कि डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच का रिलेशन बताता है, और वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन कुछ इस तरह से आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यूब। इसी इक्वेशन के मदद से हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। क्या है इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यूब। अब अगर हम डेल्टा जी का बात करें तो डेल्टा जी यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन फ्री गिव्स एनर्जी, फ्री
गिब्स एनर्जी, ये डेल्टा जी है। नेक्स्ट अगर डेल्टा जी नॉट का बात किया जाए ना, तो डेल्टा जी नॉट क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये डेल्टा जी नॉट का बात हो रहा है। नेक्स्ट अगर आर का बात किया जाए तो आर क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आर रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। टी अगर बात करें तो टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर, ठीक। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? तो अलग अलग होता है, एक होता है 0.0821, इसका यूनिट होगा लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट एक और होता है जिसको हम लोग यहां पे यूज करते हैं, जो कि है 8.314 और इसका यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन, ये तुम्हारा आर का यूनिट है। टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्यू का अगर बात किया जाए ना तो क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट, ठीक है। ये आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे। रिएक्शन कोसेंट क्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बात समझ आ गया, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। ये सब आप लोग क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी किसको कहा जाता है, आर क्या वैल्यू होता है, ठीक है। टी तो टेम्परेचर है, और क्यू तुम लोग पढ़े होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। क्यू कैलकुलेट करने का होता है फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके ऊपर में कुछ पावर भी दिया जाता है, और ये पावर होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता क्या है? तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो एटम और मॉलिक्यूल के आगे नंबर होता है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन में जो नंबर यूज किया जाता है उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। अगर आप लोग को ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो एक इक्वेशन के हेल्प से समझाएंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। H2 प्लस O2 ये मिलके बना क्या रहा है? तो बना रहा है H2O। अगर हम लोग इसको बैलेंस करना चाहे तो यहां पे 2 लगाना पड़ेगा, यहां पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये तुम्हारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसी को हम लोग 11th में पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट में, इसी को स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। और इस रिएक्शन में जो नंबर है, ठीक है, H2 के आगे 2 है, O2 के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, H2O के आगे 2 है, इसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। ये बात समझ आ गया, ठीक है। तो इसी जो ये जो इक्वेशन हम लिखे हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, इसी के हेल्प से हम लोग क्या डिराइव करेंगे? तो इसी के हेल्प से हम लोग डिराइव करने वाले हैं अपना प्यारा सा नर्स्ट इक्वेशन को। अब देखो कैसे डिराइव होता है, ठीक। तो कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट बात सीख लो जो कि आगे काम आएगा। इक्विलिब्रियम के टाइम पे, एट इक्विलिब्रियम, ये अभी नहीं, बाद में जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तो ये काम आएगा। इक्विलिब्रियम के टाइम पे डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है बाबू वो 0 हो जाता है। इक्विलिब्रियम के टाइम पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाता है? 0, और जो Q है वो हो जाता है Kc के इक्वल। इक्विलिब्रियम के टाइम पे डेल्टा जी को आप लोग 0 बोल सकते हो, और Q जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? Kc के इक्वल। अब ये Kc क्या है? तो Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc किसके लिए स्टैंड करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए स्टैंड करता है। बच्चा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर बात करोगे ना, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या? ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम के टाइम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रेशियो है। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, उस टाइम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रेशियो लोगे तो उसको बोलोगे रिएक्शन कोसेंट यानी Q। और इक्विलिब्रियम के टाइम पे मतलब इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वेयर ईच कंसंट्रेशन इज रेज्ड टू सम पावर। इसके ऊपर में कुछ पावर होगा, वो पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेल्टा जी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है, बट आप लोग को उतना मतलब नहीं है ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, जस्ट एज इट इज याद रखना, इसका डेरिवेशन कभी पूछा नहीं जाएगा।
ऑलरेडी आप लोग को वैसा बहुत सारा चीज याद रखने का है, ठीक है, तो उसका डेरिवेशन एक और याद रख के बेकार में माथा में लोड नहीं लेना है, ठीक है। अब डेल्टा जी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ NFE, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ NFE नॉट। ये दो फॉर्मूला याद रखना, ये काम आएगा, और इससे हम लोग इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी करेंगे। डेल्टा जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है माइनस ऑफ NFE, और डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है माइनस ऑफ NFE नॉट। अब ये n यहां पे क्या चीज को बता रहा है, तो अभी सिंपली समझो, आगे हम लोग इसको और डिटेल में एलाबोरेट करेंगे। n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n का मतलब क्या है, तो n का मतलब है बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम f का बात करें ना, तो f है फेराडेज कांस्टेंट। f क्या है बच्चा, फेराडेज कांस्टेंट। बात समझ आ गया, ठीक है। और E यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा फेराडेज कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी फिक्स होता है, याद रखना 96500 कूलम, ठीक है, ये F का वैल्यू है। E अगर बात करोगे तो E रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बाबू अगर हम E नॉट का बात करें ना, तो E नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ आ गया, ठीक है। तो ये मोटा मोटा बात याद रखना, ये आगे काम आएगा। इक्विलिब्रियम के टाइम पे फ्री गिव्स एनर्जी का चेंज जीरो हो जाता है और Q को KC लिखा जाता है एक टॉपिक जहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, वहां पे हम लोग यूज करेंगे इसको, इसलिए याद रखना, ठीक है। और दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेल्टा जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है माइनस ऑफ NFE, और डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ NFE नॉट। अब यही दोनों चाबी को यूज करते हुए हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। अब वही अपना पुराना थर्मोडायनेमिक्स वाला इक्वेशन को यूज करते हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन को वापस से लिखते हैं। अब बताओ, अपने अपने नोट्स अगर आप लोग बना रहे होंगे तो बताना कि डेल्टा जी का क्या था, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच का रिलेशन। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग, और यहां पे क्या लिखते हैं, Q। एक बात बताओ बच्चा, क्या डेल्टा जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप लोग को दे दिया गया है? ऑब्वियसली दे दिया गया है। डेल्टा जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस ऑफ NFE होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ NFE नॉट होता है प्लस 2.303 RT लॉग, और यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे, Q। अब एक बात बताओ, अगर इस इक्वेशन को LHS RHS दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, क्या इक्वेशन में कोई भी फर्क आएगा क्या? अगर हम लोग इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या कोई भी फर्क आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। अगर किसी भी इक्वेशन में LHS RHS दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे माइनस ऑफ NF से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय माइनस ऑफ NF ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम लोग माइनस ऑफ NF से डिवाइड करते हैं। दोनों साइड अगर माइनस ऑफ NF से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ NFE डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ NF इज इक्वल टू माइनस ऑफ NFE नॉट डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ NF। अब ऐसा मत करना, चूंकि ये प्लस में है ना, तो माइनस ऑफ NF इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, तो प्लस 2.303 RT, ठीक है, बाय माइनस ऑफ NF लॉग, और यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे, Q, ठीक है। अब ये माइनस ऑफ NF कट जाएगा, ये भी माइनस ऑफ NF कट जाएगा, बाकी जो बच गया उसको लिखते हैं। तो इधर सिर्फ बचा है E इज इक्वल टू E नॉट, ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग, यहां पे क्या लिखेंगे, Q। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो क्या है, देखो तो 2.303 RT बाई NF। अब इसमें 2.303 कांस्टेंट ही है। R का अगर बात करोगे तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, ये भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर हम लोग जनरली 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, यानी 298 केल्विन है। F का वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो N को अगर छोड़ दिया जाए ना तो बाकी सब यहां पे कांस्टेंट है।
अगर सारा कांस्टेंट का वैल्यू को रख के आप लोग सॉल्व करोगे, आप लोग कर लेना, क्या क्या रखना है, आर के प्लेस में 8.314 रखना है, टी के प्लेस में 298 केल्विन रखना है, और एफ के प्लेस में 96500 कूलम रखना है। हम लिख भी देते हैं, आर के जगह में क्या रखोगे 8.314, टी के जगह में क्या रखोगे 298, और एफ के जगह में क्या रखोगे 96500। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो ये इसके इक्वल आएगा 0.059 बाई एन। ठीक है, तो क्या हम 2.303 RT बाई NF के जगह में 0.059 बाई एन लिख दे तो कोई आपत्ति होगा आप लोग को? ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे यही वैल्यू आएगा। अगर हम लोग वो वैल्यू को रख दे तो इक्वेशन कैसा दिख रहा है बताओ तो, E इज इक्वल टू क्या लिखोगे, E0 माइनस, अब इसके जगह में हम लिखेंगे 0.059 बाई यहां पे क्या हो जाएगा बोलो n। ठीक है, log Q। अब Q किसके इक्वल होता है तो ये भी आप लोग को बताए थे, Q होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाई क्या करोगे n log, ऊपर में हम लोग रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या रिएक्टेंट। अब आप लोग को लास्ट में ये दो प्यारा इक्वेशन जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, चाहे हम इसका बात कर ले या फिर इसका बात कर ले, बस यहां पे चेंजेस क्या किए बच्चा, यहां पे Q के जगह में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रख दिए, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन को हम लोग नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। बात क्लियर है? ठीक है, और ये नर्स्ट इक्वेशन कहां कहां पे यूज होगा इसके बारे में बात करते हैं। देख, इधर बस तुमको समझना है और भूल जाना है, क्योंकि डेरिवेशन से आप लोग को कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिजिक्स के जैसा डिराइव करने के लिए नहीं बोलेगा कि डिराइव द नर्स्ट इक्वेशन, ये नहीं सवाल होने वाला है। हम लोग को इस इक्वेशन को यूज करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बस काम इतना है। तो बस थोड़ा सा देख के जान परिचय बढ़ा लो तुम लोग नर्स्ट इक्वेशन के साथ में, कि नर्स्ट इक्वेशन है E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 log Q, या फिर हम बोल सकते हैं E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाय log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एक बात भेजा में डाल लेना कि बाबू इस कंसंट्रेशन के ऊपर में पावर भी होता है, वो पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होता है। भले हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, बट वो पावर काम में आएगा, जब काम में आएगा तो यूज करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए कि वो पावर अब क्यों लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। तो इसी वजह से याद रखना, इसके ऊपर में भी कुछ ना कुछ क्या होगा, पावर, और इसके ऊपर में भी कुछ ना कुछ क्या होगा, पावर। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 1 मतलब नंबर इटसेल्फ। तो अगर 1 है तो वेल एंड गुड, अगर 1 के अलावा कुछ हुआ तो यहां पे आप लोग को पावर देना ही पड़ेगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब ये नर्स्ट इक्वेशन को हम लोग कहां कहां यूज करते हैं उसके बारे में चलो बात किया जाए। तो नर्स्ट इक्वेशन मेरा ये आया है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाई n log, हम Q के बजाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर Q याद रह जाएगा ना तो फिर पता ही नहीं चलता है कि Q का फॉर्मूला क्या है एग्जाम के टाइम पे, और आप लोग के साथ में फिर दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आओगे। ठीक है, तो ये हम लोग नर्स्ट इक्वेशन यूज किए हैं, E is equal to E0 minus 0.059 by n log concentration of product upon reactant। हम वापस से इसका नाम लिख ले रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन को अच्छा से पढ़ लेना, नहीं तो जैसा नाम है वो तुम लोग का जिंदगी को भी नष्ट मतलब नाश कर सकता है। नर्स्ट इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ये नर्स्ट इक्वेशन को हम लोग कहां कहां यूज करते हैं, तो ये नर्स्ट इक्वेशन यूज होता है एनोड हाफ सेल के लिए। अब ये मत कहना एनोड हाफ सेल किसको कहते हैं, क्योंकि एनोड हाफ सेल किसको कहते हैं ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही देख चुके हैं। ठीक है, तो ये नर्स्ट इक्वेशन यूज होता है एनोड हाफ सेल के लिए। ये नर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हो कैथोड हाफ सेल के लिए, और इस नर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते